देखिए होता क्या है कि करंट के ना ढेर सारे इफेक्ट होते हैं, उनमें से एक इफेक्ट हमें पढ़ना है। जैसे समझने के लिए अगर हम इफेक्ट ऑफ करंट की बात करें या इफेक्ट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, ठीक है, इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, कौन कौन से इफेक्ट ऐसे होते हैं जो हमें नेचर में देखने को मिलते हैं और प्रोड्यूस कौन करता है, करंट। एक तो आपने देखा होगा इसका, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपने देखा भी होगा, जैसे हीटर हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होती है वो जब लंबे टाइम तक चलती है वो गर्म भी हो जाती है, नहीं तो इसको आप कह सकते हैं हीटिंग इफेक्ट। उसी तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट भी हमें पढ़ना है क्लास 10th के सिलेबस में। अगला आपका इस पर एक कंप्लीट टॉपिक ही होगा कि जब करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से, वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, और उसी मैग्नेटिक इफेक्ट को हम लोग अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट, और आपने बचपन में या पिछले क्लास में आपने केमिकल रिएक्शन वगैरह भी करा रखा होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं और वाटर आयंस में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलते हैं वहाँ से, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जो कि होता है एक तरह से केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट भी होंगे, है ना। तो ये ढेर सारे इफेक्ट होते हैं जिनमें से हमें फिलहाल इस टॉपिक में हीटिंग इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। आइए हम लोग हीटिंग इफेक्ट को समझने की कोशिश करें कि ये हीटिंग इफेक्ट होता क्यों है, और कोई भी कंडक्टर से जब करंट फ्लो करती है तो वो गर्म क्यों होता है। देखो सर, होता क्या है कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है हमारे पास, आपको पता है कि कंडक्टर में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव कर रहे होते हैं। अब जब आप उसे सोर्स से कनेक्ट करते हैं, मतलब आप उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो रैंडम डायरेक्शन में होता है वो अलाइन हो जाता है, ठीक है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की टर्मिनल की तरफ ये फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, करंट फ्लो करता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, हमने करंट के डायरेक्शन में ये सीख रखा है। और इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है, अगर मान लीजिए हम बात करें इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है करंट के डायरेक्शन के अपोजिट। अब यहाँ पे प्रेजेंट सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, और सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आपस में मोशन कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे आपस में एक दूसरे के साथ, समझ पा रहे बात को, कोलाइड भी कर रहे होंगे। तो अब होता क्या है कि ये जो सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन है ना, वो मान लो सरफेस से ड्यू टू देयर कोलिजन्स बिटवीन दी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के आपस में कोलिजन की वजह से और इसके मोशन की वजह से, एक तरह से आप ये समझो ना कि सरफेस और इलेक्ट्रॉन के बीच एक बढ़िया वाला कोलिजन बन जाता है, बढ़िया सा, मतलब सरफेस से जो टच करते हुए इलेक्ट्रॉन जाती है वो सरफेस पे एक तरह से घिसती हुई जाती है, या कह सकते हैं सरफेस से कोलाइड करते हुए जाती है। और सिर्फ सरफेस भी नहीं, अंदर में भी जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलिजन में होता है, टकराता है, कोलाइड करता है। आई बात समझ में? इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए एक एटम है, ये एटम से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये एटम पॉजिटिवली चार्ज हुआ, और यहाँ पे जो एटम है ये भी एटम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में इंसर्ट करेगा, एक तरह से कोलिजन होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है इस इलेक्ट्रॉन के पास बढ़िया वाला एक्सेलरेशन होता है, और इस एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह आपने डाल रखा है तो होता है QE/m। छोड़ो, इस पे हम लोग बात नहीं करेंगे। एक्सेलरेशन के साथ ये जाके एक तरह से कोलाइड करती है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, जिसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, हम बता देते हैं आपको। जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है तो उस पॉजिटिव चार्ज एटम को कर्नल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कर्नल, KERNAL, ये वाला कर्नल। तो ये कर्नल के साथ जब कोलाइड करता है तो एक तरह से ये सोचो ना कि थोड़ी बहुत कोलिजन होगी तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती, वो एनर्जी थोड़ा थोड़ा करके अगर एक कर्नल से भी इमिट होगा तो पूरे कंडक्टर में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी आपको
हीट के फॉर्म में फील होती है। ठीक है, तो यही जेन्युइन रीजन है, डिटेल्स में हम लोग बात नहीं करेंगे इस पे, इन शॉर्ट आपको बता दिए, ये ड्यू टू दी कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर ढेर सारी हीट एनर्जी रिलीज होती है, और वो हीट एनर्जी आपको नहीं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से महसूस होती है, तो कंडक्टर आपका हीटअप हो जाता है, गर्म हो जाता है, और यही फिनोमेना कहलाती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखो कोई भी कंडक्टर, जो कंडक्टर जितना ज़्यादा करंट को रोकेगा, रेसिस्ट करेगा, उसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जो परसिस्ट कर जाएगा उसमें रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। भाई जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसी एक जगह पे ठहरेंगे तो ज़्यादा तोड़ फोड़ होगा, ज़्यादा ऑल बॉल होगा, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ होगा, कोलिजन्स ज़्यादा होंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स की वजह से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो वो कंडक्टर ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इसका सीधा सा ये मतलब हुआ कि जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस मतलब करंट को रोकने की एबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा ही हीटअप होगा इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करवाने से। आई बात समझ में? तो ये सिंपल सा मीनिंग हो गया, जब भी किसी कंडक्टर से आप करंट फ्लो करवाते हैं तो वो कंडक्टर क्या होता है, गर्म हो जाता है, ड्यू टू दी कोलिजन्स, उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी रिलीज आपको हीट के फॉर्म में महसूस होती है। दिस फिनोमेना इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं, आइए इसे लिख दें, लिखेंगे व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, electric current is passed through a conductor, कोई भी कंडक्टर हो सकता है, थ्रू अ कंडक्टर। अगर कंडक्टर के पास बढ़िया रेसिस्टेंस है, ज्यादा रेसिस्टेंस है, तो ये आपको इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, इट बिकम्स हॉट, ये काफी गर्म हो जाता है। ठीक है, एंड प्रोड्यूस हीट, दिस फिनोमेना इज नोन एज, दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि ये गर्म किसकी वजह से हुई, करंट के फ्लो की वजह से। दिस इज कॉल्ड, दिस इज या दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बस यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आइए हम लोग पता करते हैं कि ये हीटिंग इफेक्ट, हीट कितनी प्रोड्यूस होती है और इस हीट को हम लोग कैसे पता करें। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ या अमाउंट ऑफ हीट निकालने की कोशिश करते हैं कि कैसे किसी कंडक्टर से कितना करंट फ्लो करेगा, उस वजह से वो कंडक्टर कितना गर्म होगा या कितनी टाइम तक फ्लो करेगा, कितना गर्म होगा। अब देखो, मान लीजिए हमने कि एक कंडक्टर हमने लिया और कंडक्टर से हमने सोर्स से जोड़ दिया, कंडक्टर को V वोल्ट बैटरी से हमने इसे जोड़ दिया। अब ये V वोल्ट बैटरी करेगा क्या, चार्ज का ट्रांसफर करेगा। V वोल्ट बैटरी करेगा क्या, चार्ज को ट्रांसफर करेगा। कहाँ से, किसी एक टर्मिनल से, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, सॉरी इससे, हाँ इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसको सप्लाई करेगा, या आप ये कह सकते हैं। तो अब ये बैटरी क्या करेगा, चार्ज को खींचने में कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। चार्ज को कैसे खींचेगा भाई, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और इस इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ पे जाके डिपॉजिट कर देता है, तब ना ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो भाई ये जो Q चार्ज है जिसको ये सप्लाई कर रहा है, उस Q चार्ज को ट्रांसफर करने में कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इस बैटरी को। तो मान ले हमने पढ़ा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, W इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, W इक्वल टू VQ, समझना बात को, लिख सकते हैं। वेरी गुड। थोड़ा बहुत यहाँ पे ओम्स लॉ भी लगाना है हमें। एक चीज और आपको पता होगा कि करंट में हमने पढ़ा है कि I इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, I इक्वल टू Q बाई टी, I इक्वल टू Q बाई टी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि Q इक्वल टू I इंटू टी। कहिए सर, कह सकते हैं, पहली बात। दूसरा हमने और क्या सीख रखा है, हमने ओम्स लॉ में सीख रखा है कि V इक्वल टू आई आर होता है। बोलो बाबू,
V इक्वल टू आई आर होता है। समझ रहे बात को? तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे ये V को एक्सप्रेस कर दें आई आर के फॉर्म में, वेरी गुड, और Q को हम लोग आई टी के फॉर्म में लिख दें, तो यहाँ से W इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देखो तो W इक्वल टू आई इंटू आई स्क्वायर आर टी, वेरी गुड। अब यहाँ पे I क्या है? I करंट है, R रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, इस वायर का रेसिस्टेंस R होगा, और T क्या है? वो टाइम जिस टाइम तक आपने इसे ऑपरेट कर रखा है। क्लियर है? जिस टाइम तक आपने कंडक्टर को चला रखा है। ठीक, इस हिसाब से हमने क्या देखा भाई? अब बताओ, ये बैटरी जितनी वकडन करेगी, वो वकडन बाय द बैटरी या वकडन बाय द कंडक्टर जो भी होगा, वो किसके बराबर होती है? एनर्जी के बराबर होती है। वकडन और एनर्जी तो सेम ही होता है ना, समझ पा रहे बात को? तो वकडन और एनर्जी यहाँ पे क्या होगा? सेम होगा। तो आप ये कह सकते हैं ये इलेक्ट्रिक वकडन है। हमने पिछले क्लास में भी इलेक्ट्रिक वकडन और इलेक्ट्रिक एनर्जी में आपको रिलेशन सिखा रखा है। इलेक्ट्रिक वकडन और इलेक्ट्रिक वकडन जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बराबर होगी। अब आप बताओ, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे बनी है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ गई होगी? वो तो हम अगर मान के चलें कि पूरी एनर्जी सिर्फ हीट बनाने में गई है, तो ये हीट भी तो एनर्जी है ना, तो ये एनर्जी की पूरी इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ पे चली जाती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आई बात समझ में? तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि ये जो वकडन आया वो क्या आया है? हीट एनर्जी आया। मतलब आपके पास जो हीट एनर्जी आई H, वो आ गई आपकी H आई स्क्वायर आर टी। ये हुआ हीट प्रोड्यूस जब किसी कंडक्टर जिसका रेसिस्टेंस R हो, उसे T टाइम तक I करंट फ्लो करवाया गया हो, तो उसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा, ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। क्लियर है? तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन हुआ और यहाँ से जूल ने ये चीज़ें ऑब्जर्व करी। ये ऑब्जर्वेशन था किसका? जूल का। जूल्स, जिसको हम लोग जूल्स लॉ फिटिंग इफेक्ट कहते हैं। उन्होंने ये देखा कि भाई ये ऑब्जर्वेशन क्या बताता है कि भाई करंट जितना ज़्यादा होगा उसके स्क्वायर टाइम्स में हीट बढ़ेगा, रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा हीट बढ़ेगा, और टेम्परेचर टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा हमें। आई बात समझ में? नोट करिए, इसे रिमूव करें, बढ़िया। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको जूल्स लॉ फिटिंग इफेक्ट के नाम से जानी जाएगी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन किसका था? जूल का था। तो रिजल्ट ये निकल के आया, और जो ऑब्जर्वेशन था वो जूल्स लॉ फिटिंग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। आपको ये आराम से याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जूल्स लॉ फिटिंग इफेक्ट, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर is directly proportional, किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था? किसके किसके? पहला स्क्वायर ऑफ करंट, आपने क्या देखा था? H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आ रहा था, है ना? अगर आप ध्यान से देखो तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये रिजल्ट आपके पास था। प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, मतलब आप ये कह सकते हैं दैट इज हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। एक ये बात सामने निकल के आ रहा था। दूसरी किस पे डिपेंड कर रही थी? रेसिस्टेंस ऑफ वायर, वायर का जितना रेसिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहा था। रेसिस्टेंस ऑफ वायर, मतलब आप ये कह सकते हैं कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R के। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई जितने टाइम तक, टाइम मतलब समझ रहे हैं ना, जितना मैक्सिमम टाइम होगा, जितने ज़्यादा टाइम तक आप किसी भी कंडक्टर को ऑपरेट करते हैं, उसको चलाते हैं, उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है कि नहीं? तो टाइम फॉर विच करंट इज पास्ड, करंट इज पास्ड, जितने टाइम तक करंट फ्लो करेगा उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था। ठीक है? करंट टी टाइम। अगर इसे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 माने
तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से ये बात निकल के आ ही रही है। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। यही है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। समझ पाए? वेरी गुड। अब आइए इस पे आपको हम इन सारी चीज़ों का मतलब समझाते हैं बढ़िया से, ठीक है? फिर हम लोग इस पे बढ़िया बढ़िया सवाल भी करेंगे और टॉपिक आपका ख़त्म होगा। करें इसे साफ। आइए अब हम आपको इसका मतलब समझाते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट H इक्वल टू I स्क्वायर RT, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, पहली चीज़ें क्लियर है कि करंट भाई जितना ज़्यादा होगा, किसी भी कंडक्टर में जितना ज़्यादा करंट आप प्रोड्यूस करोगे ना, फ्लो करवाओगे, उतना ही ज़्यादा कंडक्टर ज़्यादा हीटअप होगा। इसको ऐसे समझिए। पहली बात क्या निकल के आ रही थी कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका ये मतलब हुआ, मीन्स दैट इफ अगर आप करंट को ट्वाइस करोगे, समझना बात को, अगर आप करंट को ट्वाइस करोगे तो हीट 4 टाइम्स प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि करंट अगर आप ट्वाइस प्रोड्यूस करोगे, समझ रहे हैं? हाँ, इफ वी डबल मतलब 2 टाइम्स द करंट को आप डबल करोगे तो हीट प्रोड्यूस कितना होगा? देन हीट प्रोड्यूस्ड विल कितना? स्क्वायर टाइम्स है, तो स्क्वायर मतलब 2, डबल का स्क्वायर कितना होगा? 4 टाइम्स, विल बिकम 4 टाइम्स। समझ गए बात को? और उसी तरह से अगर पहली बात, और उसी तरह से अगर करंट को हाफ कर दोगे, जैसे मान लो इफ वी हाफ दी करंट को अगर हम हाफ कर देंगे तो हीट जनरेट भी क्या होगा? 1/4 टाइम्स होगा। हाफ का स्क्वायर, हीट जनरेटेड विल बिकम कितना? 1/4। समझ पा रहे बात को? ये चीजें हुई, इसका मतलब क्लियर है ये? वेरी गुड। उसी तरह से आइए हम रेसिस्टेंस के बारे में बात करें। चलिए, दूसरा पॉइंट इसका क्या कहता है, समझो जरा बात को। इसके दूसरे पॉइंट को समझ ले। आइए, इसका दूसरा पॉइंट था कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। जिस वायर का जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उसका हीट, उसमें हीट भी उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। सिंपल सी चीज़ है, आप कॉपर वायर ले लो, नाइक्रोम वायर ले लो। नाइक्रोम वायर का ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है इसलिए वो ज़्यादा गर्म होता है। टंगस्टन का ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है, ज़्यादा गर्म होता है कॉपर के रिस्पेक्ट में, आयरन के रिस्पेक्ट में, एल्युमिनियम के रिस्पेक्ट में, है ना? बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ, मीन्स दैट अगर रेसिस्टेंस डबल करोगे तो हीट भी डबल प्रोड्यूस होगा। ये पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, पावर ओवर कुछ है नहीं। तो सिंपल सा मतलब ये हो गया कि इफ वी डबल द रेसिस्टेंस then heat produced will also get double, अगर आप रेसिस्टेंस को डबल करोगे तो हीट भी डबल ही होगा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप मान लो हाफ कर दिया आपने, इफ वी हाफ दी रेसिस्टेंस, अगर आप रेसिस्टेंस को हाफ करोगे, ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, हीट प्रोड्यूस भी हाफ होगी। देन हीट प्रोड्यूस्ड
विल ऑल्सो बी हाफ, ऑल्सो बी हाफ। क्लियर है? ये हुआ इसका मतलब। इसी तरह से आप टाइम के साथ भी रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हो। बढ़िया है ना। देखिए तीसरा पॉइंट था हमारा टाइम के साथ रिलेशन। तो आइए टाइम के साथ रिलेशन भी समझ ही लें। देखो तीसरा पॉइंट था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सिंपल सी चीज़ है भाई, जितना ज़्यादा देर तक आप किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को ऑपरेट करवाओगे ना, उतने ज़्यादा टाइम तक उतना ज़्यादा ही वो हीटअप होगा। आप एग्जाम्पल के तौर पे हीटर को 5 मिनट के लिए ऑन करो, 10 मिनट के लिए ऑन करो, तो 10 मिनट वाला जो हीटर होगा वो ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा हीटअप होगा। क्लियर है? इसका मतलब ये हो गया, इफ़ वी करंट के को लेके नहीं, टाइम डबल का मतलब समझ रहे हैं, करंट को डबल टाइम तक, 2 टाइम तक। चलो जब इतना लिख दिए इतना भी लिख ही देते हैं। मतलब साफ है, जितना ज़्यादा टाइम तक आप करंट फ्लो करवाओगे, जैसे मान लो करंट आपको मान लो 10 एम्पेयर ही फ्लो करवाना है करंट को, लेकिन आप एक बार 5 मिनट के लिए यूज़ कर रहे हो और उसी करंट को आप 10 मिनट तक के लिए आपने यूज़ किया, तो 10 मिनट तक वाला जो कंडक्टर होगा वो ज़्यादा गर्म होगा। अगर सेम कंडक्टर है तो ऐसा नहीं कि कंडक्टर भी बदल दिए, करंट भी बदल दिए, नहीं, दोनों चीज़ें कांस्टेंट रखनी है, फिर टाइम के साथ एनालिसिस करना है। क्लियर है? बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ, मीन्स दैट इफ द करंट इज पास्ड, current is passed through a wire for double the time, then heat produced is ऑल्सो डबल, है ना। क्लियर है? और दूसरी बात कि अगर आपने इफ द टाइम इज हाफ, है ना, हीट प्रोड्यूस ऑल्सो हाफ, देन हीट प्रोड्यूस्ड will be also half, आधा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कंप्लीट बातें रहेगी आपकी जूस लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड, कि किस तरह से किसी भी कंडक्टर से जब आप करंट फ्लो करवाते हैं तो वो गर्म होती है, क्यों हिट हो जाती है, और हिट क्यों होता है, रीजन हमने आपको समझाया कि जब किसी कंडक्टर से आप करंट फ्लो करवाते हैं, करंट मतलब चार्ज का फ्लो होता है, और चार्ज का फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो इलेक्ट्रॉन आपस में काफ़ी स्पीड से फ्लो करती है, जिसकी वजह से उसके आपस में कोलिजन होता है, कंडक्टर के सरफेस के साथ भी कोलिजन होता है, जिस वजह से उसकी एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी आपको हीट एनर्जी के फॉर्म में दिखने को मिलती है, मतलब महसूस होती है। और जिसके पास जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जमा होगा, मतलब जिस कंडक्टर का जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, उसमें कोलिजन ज़्यादा होंगे, और कोलिजन ज़्यादा होने का मतलब ये हो गया कि ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने का मतलब हुआ कि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। इसीलिए जिस कंडक्टर का जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है उसमें हीट प्रोड्यूस भी उतना ही होता है, पहली बात। उसके बाद आपने क्या देखा कि भाई वो जो हीट होता है वो हीट होता कैसे है, तो वो जो चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वक्डन होता है, वही वक्डन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में के रूप में आपको देखने को मिलती है, वो इलेक्ट्रिकल वक्डन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी आपको देगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितना होगा उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा ना। सिंपल सी बात है भाई, कोई भी डिवाइस उतना ही काम करेगा जितनी आप उसको एनर्जी दोगे, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितनी कंज्यूम होगी उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हीट भी एक तरह की एनर्जी है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिकल करंट, मतलब हीट एनर्जी हो रही है। तो वो आपने रिलेशन देखा, और रिलेशन क्या आ रहा था, रिलेशन आपने देखा था H = I² RT आ रहा था।
फिर ये ऑब्जर्वेशन था किसका, जूल्स का, इसलिए इसे हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ये कहता है कि किसी भी कंडक्टर से जब आप करंट फ्लो करवाते हैं तो वो कंडक्टर गर्म होता है और हीट प्रोड्यूस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट के स्क्वायर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कंडक्टर के रेसिस्टेंस के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कितने टाइम तक आपने उस कंडक्टर में करंट फ्लो करवाया है। क्लियर है? तो ये कंप्लीट डिस्कशन हुआ आपके जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पे। हम लोग अब इस पे करेंगे बढ़िया सवाल, बोर्ड के लिए भी और अच्छे अच्छे सवाल जो बनते हैं उसके लिए भी करेंगे। तब तक पहले आप लोग इस कंसेप्ट को रिवीजन करिए, डेरिवेशन प्रैक्टिस करिए और कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में प्रॉब्लम के साथ। इस पे प्रॉब्लम करवाएंगे और टॉपिक आपका होगा खत्म। ठीक है, चलिए तो बने रहिए इस चैनल के साथ। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने सिर्फ फिजिक्स के साथ साथ आपको अगर मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या और भी सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिंक मिल जाएंगे आपके क्लास के से रिलेटेड। आप उसे जाके वहाँ से एक्सेस करिए और लाभ उठाइए। ठीक है, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले क्लास में।